मैं रवि राय अपने सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दर्शक खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो को देख करके लाभ अर्जित कर रहे होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने अभी एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, सवाल जवाब श्रृंखला, जिसमें दर्शक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और कमेंट करके, YouTube पे कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। यदि प्रश्न इस मंच पर जवाब देने लायक हैं तो आप भी कमेंट करके, यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, किसी ग्रह विशेष के बारे में जानना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग, जो कि यदि जन्मकुंडली में हो तो निश्चित रूपेण शुभ फल प्रदान करते हैं। इन योगों का नाम है सुनफा, अनुफा और दुर्धरा। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि ये योग बनते कैसे हैं। दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि इन योग के बनने के बावजूद भी ये योग अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं, ये दोनों चीज हम समझेंगे और अंतिम में हम उपायों को भी जानेंगे कि क्या उपाय करके आप इस योग का संपूर्ण लाभ ले सकें। अच्छा, ये योग बड़ा सरल है और आमतौर पर लोगों की कुंडली में लगा भी होता है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सुनफा योग के बारे में कि सुनफा योग कैसे बनता है। तो देखिए, चंद्रमा से जब द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो तो सुनफा योग का निर्माण होता है। अब कोई ग्रह का क्या मतलब है? कोई ग्रह में सूर्य, राहु और केतु की गणना नहीं होती है। अब मन में प्रश्न आएगा कि सूर्य, राहु, केतु की गणना क्यों नहीं होती है? वो इसलिए नहीं होती कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो राहु केतु की गणना नहीं होगी। और सूर्य जो है वह यदि चंद्रमा के साथ होंगे तो चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। और आमतौर पर सूर्य और चंद्रमा आसपास कब होते हैं? अमावस्या के समय, और अमावस्या के समय चंद्रमा क्षीण बली होते हैं। तो जब चंद्रमा से ही योग बन रहा है और चंद्रमा ही क्षीण बली है, तो ये योग कैसे अच्छा फल देगा? इसलिए सूर्य, राहु और केतु, इन तीनों की गणना नहीं होती है। अच्छा, इन तीनों को छोड़कर के बाकी के जो ग्रह बचे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रह यदि मौजूद हो तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान में तो सुनफा योग का निर्माण होता है। अच्छा, अब शास्त्र क्या कहता है सुनफा योग के बारे में? तो शास्त्र कहता है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सुनफा योग लगा हो, वह जातक धन कमाने वाला, धनी, मानी, सुखी, संपन्न, स्वाभिमानी होता है और साथ ही साथ उसे मिष्ठान भोजन का बड़ा शौक होता है या भोजन का शौक होता है। अब वो तो ग्रह विशेष पर निर्भर करेगा कि कौन से ग्रह वहां बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अनुफा योग के बारे में। अनुफा योग तब लगता है जब चंद्रमा से द्वादश स्थान में सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके यदि कोई ग्रह बैठे हो तो अनुफा योग का निर्माण होता है। अब यह अनुफा योग क्या फल देता है? तो अनुफा योग भी एक अच्छा योग है, थोड़ा सा हल्का कम बोल सकते हैं, क्योंकि यहां धन का व्यय ज्यादा होता है। यानी जातक के पास धन तो आएगा पर उस धन का व्यय होगा, वह धन को खर्च करेगा। अब यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ कार्यों में, पाप ग्रह हो तो पाप कार्यों में। अब एक और चीज देखते हैं हम कि चंद्रमा से यदि द्वितीय और द्वादश दोनों में यदि ग्रह बैठे हों तब बनता है दुर्धरा योग। और दुर्धरा योग में जन्म लेने वाला जातक निसंदेह बहुत धनी, पराक्रमी, अपने ऊपर खर्च करने वाला, क्योंकि व्यय में भी ग्रह है, अपने कुटुंब का पालक, क्योंकि धन स्थान में भी ग्रह, कुटुंब स्थान में, अच्छी वाणी वाला, प्रभावशाली वाणी वाला, सबका हित चाहने वाला होता है। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा
कि यह योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, यदि आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं या फिर सीख भी रहे हैं या ज्योतिष को नहीं भी जानते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि एक योग है किमद्रुम योग। किमद्रुम योग को प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही भयानक योग माना गया है। शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं कि यदि जातक राजा के घर भी जन्म ले और उसकी जन्म कुंडली में किमद्रुम योग हो तो वह भिखारी होगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है किमद्रुम योग पर और मैंने बताया है कि ऐसा नहीं है। उसको कैसे समझें, किमद्रुम योग को हम किस प्रकार से समझें, इस पर एक वीडियो है। अब इस योग में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में यह योग, तो एक तो आपको स्पष्ट दिख गया कि इस योग का अगर एक तरफ भी ग्रह बैठ गया तो किमद्रुम योग भंग, दोनों तरफ बैठ गया तो कहना ही क्या दुर्धरा। तो किमद्रुम योग का भंग होना अपने आप में एक सुखद स्थिति। दूसरी बात, प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कोई भी ग्रह सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके। लेकिन अब हम इसके व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। व्यवहारिक पहलू यह है कि यदि शुभ ग्रह बैठे तो ही शुभ। यह मेरा अनुभव है, जो जन्म कुंडली में देखता हूं उसका अनुभव। हो सकता है कि कुछ लोगों की कुंडली में पाप ग्रह बैठे हो और उन्हें यह बुरा लग रहा हो, परंतु सत्य यही है। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यदि शुभ ग्रह बैठे तो ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। पाप ग्रह बैठे तो निसंदेह व्यक्ति पाप के मार्ग से धन कमाएगा। चंद्रमा से निधन में पाप ग्रह हो तो, और वह में हो तो अशुभ कार्यों में ही धन खर्च होंगे। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर चंद्रमा के दोनों ओर पाप ग्रह बैठ जाएंगे, मसलन मंगल और शनि, तो पाप कर्तरी योग भी तो लग जाएगा। चंद्रमा मन के कारक ग्रह पर पाप ग्रहों का दोनों ओर प्रभाव, यानी पापी ग्रह सुरक्षा प्रहरी बने हुए हैं। तो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। संगति किसकी मिल रही है, किसके सानिध्य में है? इन पाप ग्रहों के। कई जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा से दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, धन खूब कमा रहे हैं, मन मस्तिष्क बेचैन है, आत्मिक शांति नहीं है। तो यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो यह एक अलार्मिंग साइन है, अलार्मिंग सिग्नल है। तो थोड़ा सा उसका उपाय करना है और सही तरीकों से धन कमाना है। यह कोई जरूरी नहीं है। यदि मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु लाभ में बैठे हो, गुरु नवम में बैठे हो, गुरु सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी वृत्ति शुद्ध होगी, सात्विक होगी। लेकिन उस समय क्या होगा कि भले आप पाप के मार्ग से धन ना कमाए, लेकिन चंद्रमा की इस पाप कर्तरी की वजह से आपका मन हमेशा एक अनायास भय से ग्रस्त रहेगा। एक अनचाहे भय से आप हमेशा परेशान रहेंगे, भयाक्रांत रहेंगे। कोई डर आपके मन में सताता रहेगा। भविष्य की चिंता में आप इतने डूब जाएंगे कि वर्तमान को भी खराब कर लेंगे। यह भी होता है। तो जरूरत है इन योगों के वैज्ञानिक पहलू को समझने की। कि योग तो लग गया, परंतु ये योग फल कैसा देगा। तो शुभ ग्रह हो तो ही अच्छा, पाप ग्रह हो तो थोड़ा सा उसका उपाय कर लेना श्रेष्ठ होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा किमद्रुम योग पर, यहां भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योग से किमद्रुम भंग हो रहा है। तो देखिए, एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं। यदि मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह न हो और आपने पढ़ लिया कि किमद्रुम योग लग गया, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे योग भी हैं जो किमद्रुम योग को भंग कर देते हैं, जैसे वसुमती योग। यदि आपकी जन्म कुंडली में है, यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में शुभ ग्रह हो तो किमद्रुम योग भंग। चंद्रादि योग यदि आपकी जन्म कुंडली में लग गया तो अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं कि शुभ ग्रह हो तो ही, तो चंद्रादि योग तो शुभ ग्रह से ही लगता है ना। चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं तो चंद्रादि योग का क्या शर्त होगा? बुध यहां बैठ गए, शुक्र यहां बैठ गए, गुरु यहां बैठ गए, या दो ग्रह यहां बैठ गए, दो ग्रह यहां बैठ गए, ये हो सकता है। तो उस परिस्थिति में, और मान लीजिए यहां पे कोई पाप ग्रह भी ना हो, तो क्या समझे, व्यक्ति को अच्छा फल नहीं मिलेगा। किमद्रुम योग उसकी जीवन को तबाह कर देगा? बिल्कुल नहीं। किमद्रुम योग भंग चंद्रादि योग में जन्म लेने की वजह से
ये जातक अपने जीवन काल में अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, मान सम्मान सब कुछ अर्जित करेगा। और चंद्राजी योग का राजनीति से भी कनेक्शन है, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी जाकर के उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और ज्योतिष को एक अलग नजरिए से, एक साइंटिफिक अप्रोच से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। जब मेरे दर्शक मुझ तक यह सूचना पहुंचाते हैं वीडियो के बारे में, तो मेरे मन को भी एक खुशी होती है। तो अपने सभी दर्शकों के उज्जवल, सुखद, सफल और सुखी भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज के बस इतना ही। नमस्कार।